हेलो फ्रेंड्स। तो हमने 21 मई आफ्टरनून का पेपर कर लिया था मेडिसिन का। अभी हम लोग मेडिसिन 22 मई आफ्टरनून का करेंगे 2024 का। विच हार्मोन ऑलवेज एक्ट्स थ्रू साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। तो टीएसएच हमेशा साइक्लिक एएमपी के थ्रू एक्ट करता है। पैथोजेनेसिस ऑफ डिप्थीरिया इज, डिप्थीरिया कौन सा टॉक्सिन रिलीज करता है? एक्सोटॉक्सिन, क्योंकि ये हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्सोटॉक्सिन रिलीज कर रहे थे और जो ग्राम नेगेटिव थे उनमें एंडोटॉक्सिन होता था। और एंटीरोटॉक्सिन किन में होता है? जो कि जीआईटी में एक्ट करते हैं और एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस काज करते हैं। ट्राइगोन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। यूरिनरी ब्लैडर का जो ट्राइगोन है वो मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मीजोडर्म से डिराइव होता है, लेकिन जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है यूरिनरी ब्लैडर का वो एंडोडर्म से डिराइव होता है। ब्लैडर ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंडोडर्म से और ट्राइगोन मीजोडर्म या मेजोनेफ्रिक डक्ट। थेराप्यूटिक विंडो ऑफ ड्रग इंडिकेट्स, थेराप्यूटिक विंडो जो होती है ड्रग की वो जो है एक रेंज होता है ना, डोज का एक रेंज होता है कि इस डोज में आप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर देंगे तो क्या है टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स उसके प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगे। तो थेराप्यूटिक विंडो किस चीज़ को शो करता है? इफेक्टिव ब्लड कंसंट्रेशन को। थेराप्यूटिक डोज पोटेंसी को शो करता है, थेराप्यूटिक डोज, ठीक है, मतलब थेराप्यूटिक डोज से अगर आप कम देंगे तो पोटेंसी हमारे पास कम, वो ड्रग अगर थेराप्यूटिक डोज ज़्यादा है किसी ड्रग की तो हम कहते हैं ये लेस पोटेंट है। अगर किसी ड्रग की थेराप्यूटिक डोज कम है हम कहेंगे ये ज़्यादा पोटेंट है। थेराप्यूटिक इंडेक्स फिर सेफ्टी के बारे में बताता है। थेराप्यूटिक इंडेक्स से ज़्यादा डोज में अगर आप ड्रग देंगे तो फिर क्या है साइड इफ़ेक्ट्स टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होगा। जबकि थेराप्यूटिक विंडो रेंज ऑफ डोज के बारे में बताता है। थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस एफिकेसी के बारे, इफेक्टिवनेस से एफिकेसी। 85 ईयर मेल पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ लोअर बैक एक डॉक्टर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नोटिस्ड एन आउटग्रोथ विद टफ्ट ऑफ हेयर्स एट L5, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। अच्छा, अगर एक हमारे पास टफ्ट ऑफ हेयर हो लोअर बैक में तो ये शो करता है स्पाइना बाइफिडा एकल्टा। एकल्टा मीन्स हिडन, मतलब इसमें ना मेनिंजेस बाहर, ना मेनिंजेस की आउट ग्रोथ है, ना न्यूरल टिश्यू की आउट ग्रोथ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है वर्टिब्रल बॉडी जो है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। स्किन होता है, स्किन के नीचे मसल होता है, लेकिन उसके नीचे स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कॉलम होता है, वर्टिब्रल बॉडी नहीं होती। तो इसको कहते हैं स्पाइना बाइफिडा एकल्टा। अभी आगे है अ न्यू बॉर्न इज ब्रॉट विद लंबोसेक्रल स्वेलिंग। अब देखें लंबोसेक्रल स्वेलिंग ये भी वही है, ठीक है, लंबर एरिया में है, कॉन्टेनिंग मेनिंजेस, जिसमें मेनिंजेस जो है प्रेजेंट है। विदाउट न्यूरल टिश्यू व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ दिस स्वेलिंग। तो न्यूरल टिश्यू नहीं है, सिर्फ मेनिंजेस हैं तो उसको कहेंगे मेनिंजियोसील, स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोसील। अगर न्यूरल टिश्यू होगा तो फिर हम कहेंगे स्पाइना बाइफिडा विद मेनिंजियोमाइलोसील। समझ रहे हैं? हाइपरकलीमिया लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। हाइपरकलीमिया क्या काज कराता है? फ्लैसिड पैरालिसिस। टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इन एसएलई इस, ये कल भी मैंने बताया था, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है एसएलई में। फ्री इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, मतलब एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या है कम्प्लेक्सेस आपस में बनाते हैं। A few days old newborn presented with abdominal distension and vomiting was diagnosed as a case of Hirschsprung disease in which there is complete absence of parasympathetic ganglion. Hirschsprung disease में मेगा कोलोन बन जाता था, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स, कुछ सिगमेंट जो कोलोन का होता है उसकी क्या होती है, उसकी मूवमेंट्स नहीं होती, पेरिस्टाल्सिस नहीं होती। वजह क्या है? उसमें गैंग्लियंस एब्सेंट होते हैं कॉन्जेनिटली, पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन उसमें एब्सेंट होते हैं। दीज गैंग्लिया रिसीव, अब ये जो गैंग्लिया होते हैं वो रिसीव करते हैं प्री गैंग्लियनिक इनर्वेशन फ्रॉम विच सेगमेंट ऑफ द कार्ड। तो S2 S3 S5 से प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आ रहे होते हैं इन गैंग्लियंस के पास, और ये गैंग्लिया क्या है, इनके जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो फिर एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं, वो फिर पेरिस्टाल्सिस करवाते हैं। अब क्या है, ये पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन अगर एब्सेंट होंगे तो हिर्शस्प्रंग डिजीज होगा, मूवमेंट्स नहीं होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन होगा, तो इसको हम नाम देते हैं कोलोन का साइज बढ़ जाता है, फिर उसको कहते हैं मेगा कोलोन। लो ग्रेड फॉलिकुलर लिम्फोमा ट्रांसलोकेशन इन विच ऑफ दीज। अगर लो ग्रेड फॉलिकुलर लिम्फोमा होगा तो उसमें ट्रांसलोकेशन किस में होगा? अब देखें इसमें मैं आपको बताता हूँ। 922 किस में होता है? CML में होता है। 1527 किस में होता था? AML में होता है। 822 किस में होता है? 821। ये सारे यहाँ पे आगे एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं, और ये इनकी निमोनिक्स भी मैं आपको बताता हूँ।
अब देखें इसमें आंसर है ए है, ठीक है। ए में हमारे पास क्या था, ठीक है, फॉलिकुलर लिम्फोमा में क्या होता है, फॉलिकुलर T14-18। अच्छा इसमें देखें फॉलिकुलर एफ से फॉलिकुलर, एफ से 14, तो इस तरह से याद रखें, 14 और 18 वाला आपने याद रखना है, ठीक है। फॉलिकुलर लिम्फोमा में क्या होता है, एफ से 14, एफ से फॉलिकुलर 14-18 ट्रांसलोकेशन होता है। AML में हमारे पास 8-21 या 15-17 ये दोनों हो सकते हैं एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में। CML में 9-22 होता है। बर्किट लिम्फोमा में 8-14। अब देखें बर्किट बी का शेप किस तरह 8 की तरह होता है क्या, नहीं, तो इससे आप याद रखें बर्किट लिम्फोमा में क्या होता है। और लिम्फोमा अब PH किस तरह पढ़ा जा रहा है, F की तरह, तो मतलब 8-14 ट्रांसलोकेशन, इस तरह से याद रखें। मेंटल सेल लिम्फोमा उसमें फिर 11-14 होता है, ये अभी आपने फिर रटना है। मेंटल सेल लिम्फोमा 11-14, लिम्फोमा PH आ गया तो ये 14 है, ठीक है, ये तो आपको याद हो गया। और मेंटल सेल यहाँ पे 11 आपने याद रखना है। फिर फॉलिक्यूलर लिम्फोमा एफ से फॉलिक्यूलर, एफ से 14, तो 14-18। ईविंग सार्कोमा ई से ईविंग, ई से 11, तो इस तरह से याद रखें 11। और 22 कैसे याद रखेंगे कि 11 का डबल 22 है। प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में 7-21 एंड। अच्छा इसमें हम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक तो 9-22 CML में होता है, इसको कहते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। दूसरा बर्किट लिम्फोमा का ये इंपॉर्टेंट है 8-14 ये आता रहता है। फॉलिकुलर लिम्फोमा का इंपॉर्टेंट है F से 14-18। और इसके अलावा ईविंग सार्कोमा का 11-22 ये आप याद रखें। बाकी प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा वाले अगर आपको याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मसला नहीं है। इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लेकिन एक बार पढ़ लें। इंसुलिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाया, इंसुलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन टायरोसिन काइनेज पाथवे या इसको कहते हैं जैक काइनेज पाथवे, उसके थ्रू ये एक्ट करता है। मतलब इसका जो रिसेप्टर होता है इंसुलिन का सेल के ऊपर होता है, ये सेल है, सेल के ऊपर रिसेप्टर है, रिसेप्टर पे ये बाइंड होता है। अंदर हमारे पास जो रिसेप्टर का अंदर वाला पार्ट होता है वहाँ पे एंजाइम अटैच होता है, कौन सा, टायरोसिन काइनेज। इस वजह से इसको कहते हैं टायरोसिन काइनेज पाथवे या जैक काइनेज पाथवे, JAK, जैक पाथवे भी कहते हैं। इन अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आपको पता होगा फीटस में क्या होती है, RBCs की ब्रेकडाउन होती है। कब होगी, जब मदर और बेबी की जो ब्लड ग्रुपिंग है वो अगर डिफरेंट हो। मदर अगर नेगेटिव है और बेबी अगर फीटस अगर पॉजिटिव है तो उससे फीटस से जब थोड़ा ब्लड जाएगा मदर में तो मदर क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगा। वो एंटीबॉडीज़ फिर जब प्लेसेंटा से लेकर के चाइल्ड में जाएंगे, पहला जो चाइल्ड होगा उसमें इतना इशू नहीं होगा। अगर दूसरे चाइल्ड में फिर से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा तो मदर से वो एंटीबॉडीज़ पहले से पड़े हुए होंगे, वो जब इंटर होंगे तो वो क्या करेंगे, फीटस के RBCs की ब्रेकडाउन करेंगे। इसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मतलब हीमोलाइसिस होती है, हीमोलाइटिक रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास टाइप 2 की एग्जांपल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस या हीमोलाइटिक रिएक्शंस। फीमेल इज नॉट फर्टाइल, वेंट फॉर अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजिस्ट नोटिस सम स्ट्रक्चर बिहाइंड हर ओवेरियन फोसा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सीन। ओवेरियन फोसा के पीछे पूछना ये चाह रहा है कि ओवेरियन फोसा के पीछे कौन सा स्ट्रक्चर होता है, यूरेटर भी होता है, इंटरनल एलिक भी होता है। तो इमीडिएटली उसके बिहाइंड क्या होता है, यूरेटर होता है, उसके पीछे फिर हमारे पास इंटरनल एलिक होता है। अब ए ब्लड ग्रुप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, एंटी-B एंटीबॉडीज़ होते हैं ए ब्लड ग्रुप में। हमेशा अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो B के अगेंस्ट होते हैं। अगर B ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीबॉडीज़ होंगे A के अगेंस्ट। अगर इसी वजह से ए ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट ही डोनेट कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एंटीजन सेम है लेकिन एंटीबॉडीज़ दोनों में वो भी सेम है। मतलब ए एंटीजन होगा दोनों में और एंटीबॉडीज़ B के अगेंस्ट होंगे। इस वजह से B वाला जो ब्लड ग्रुप है वो A को नहीं दे सकता। अगर B वाला ब्लड ग्रुप आप A को देंगे तो A के अंदर B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होते हैं, तो वो B ब्लड ग्रुप जो होगा उसके एंटीबॉडीज़ को उसके एंटीजन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या होगा, हीमोलाइटिक रिएक्शन हो जाएगी, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड रिएक्शन होगा, ठीक है। इस वजह से ए ब्लड ग्रुप हैज़ B एंटीबॉडी एंड एसोसिएटेड विथ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। अच्छा ए ब्लड ग्रुप को ये कहा जा रहा है कि ये एसोसिएट होता है गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के। ब्लड ग्रुप वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें गैस्ट्रिक कार्सिनोमा ज़्यादा होता है, उसका रीज़न मालूम नहीं है।
A young patient blood pressure 150/95, his serum renin is higher than normal. Which of the following is the stimulus for this increased level of renin? लेवल ऑफ रेनिन कब इंक्रीज होता है? कल मैंने आपको बताया था, या तो सोडियम का फ्लो कम है उसकी तरफ, DCT डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल की तरफ, या फिर ब्लड फ्लो कम है, या फिर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, उसमें भी ब्लड फ्लो कम है। इन सब कंडीशन में रेनिन क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है। जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से फिर रेनिन इंक्रीज होता है, रिलीज होता है। इसके अलावा रेनिन को इंक्रीज कौन कराता है? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी करवाता है वाया रीनल नर्व्स के जरिए। तो ये इसका आंसर है। टाइट सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड पेरेन्काइमा डिराइव्ड फ्रॉम। एड्रिनल ग्लैंड के जो टाइट सेल होते हैं वो डिराइव हुए होते हैं मेसोथेलियम से। कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एट T1 काजिस। कंप्लीट ट्रांजैक्शन अगर T1 के ऊपर हो जाए तो क्या होगा? टेम्पररी लॉस ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर बिलो लीजन। अच्छा, इसमें यह है कि स्ट्रेच रिसेप्टर जो होते हैं ये दोबारा बन सकते हैं, इस वजह से इसकी जो लॉस होती है वो टेम्पररी होती है, चाहे कंप्लीट ट्रांजैक्शन भी हो। क्रिसमस डिजीज विल हैव डिफेक्ट इन पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप। क्रिसमस डिजीज किसको कह रहे थे? हीमोफिलिया ए को कह रहे थे। तो उसमें APTT या पार्शल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एलोग्राफ्ट इज फ्रॉम सेम स्पेशी। एलोग्राफ्ट का मतलब है सेम स्पेशी। सेम स्पेशी है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ऑटोग्राफ्ट, सेम ऑर्गेनिज्म है, सेम बंदा है, उससे आपने एक ऑर्गन को लेके उसी के अंदर दोबारा ट्रांसप्लांट कर दिया, इसको कहते हैं ऑटोग्राफ्ट। या स्किन के ग्राफ्ट जो होते हैं वो ऑटोग्राफ्ट होते हैं ना। एक बंदा है, उसके दूसरे पार्ट से सेम बंदा है, उसको बर्न हुआ है तो उसके दूसरे पार्ट से आपने मसल उठा के उसके बर्न वाले हिस्से पे ग्राफ्टिंग कर दी, ये है ऑटोग्राफ्ट। फिर एक होता है आइसोग्राफ्ट। आइसो मीन्स सेम, मतलब दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, दो इंडिविजुअल हैं, भाई हैं या बहनें हैं, वो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, उनमें सारे जीन सिमिलर हैं। तो एक ट्विन से एक से आपने लेके आर्गन या स्किन दूसरे बंदे को क्या कर दी? ग्राफ्टिंग कर दी, तो उसको कहते हैं आइसोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है? सेम स्पीशी है, मतलब इंसान है, लेकिन एक इंसान से आपने लेके किसी दूसरे इंसान को, लेकिन वो ट्विन्स नहीं है, तो दूसरे इंसान को आपने क्या कर दिया? कोई भी आर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया या स्किन ग्राफ्टिंग कर दी, तो वो है एलोग्राफ्ट। फिर एक है जीनोग्राफ्ट। जीनो मीन्स फॉरेन, मतलब स्पेशी ही डिफरेंट है। आप फॉर एग्जांपल किसी और स्पेशीज से आप आर्गन उठा के किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो उसको कहते हैं जीनोग्राफ्ट। A 20-year young boy presented with fever, headache, vomiting. He is having neck stiffness and altered mental status with hallucination. Which among the following is brain eating? अच्छा, ब्रेन ईटिंग ऑर्गेनिज्म का पूछ रहा है। ब्रेन ईटिंग पैरासाइट या ऑर्गेनिज्म जो होता है उसको कहते हैं नेजलीरिया फोलरी। उसमें नेक स्टिफनेस होता है, हेलुसिनेशन वगैरह, हेडेक वगैरह ये सब होता है। अच्छा, 6-year-old गर्ल प्रेजेंटेड टू OPD with excessive facial and chest hair, adult size external genitalia and deepening of 6 ईयर की है, लेकिन उसमें क्या है? जेनेटिलिया, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है एडल्ट साइज के बन गए हैं, और साथ में फेशियल और चेस्ट हेयर्स एक्सेसिव हैं। डीपनिंग ऑफ वॉइस, ही आल्सो गिव्स हिस्ट्री ऑफ 2 siblings डेथ सफरिंग फ्रॉम सेम कंडीशन। विच एंजाइम डिफिशिएंसी लीड्स टू दिस है? तो 21 हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंसी की वजह से ये सारे साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये फिर जेनेटिक होता है, ये हेरेडिटरी भी होता है, इस वजह से उसके बाकी सिबलिंग्स में भी यही प्रॉब्लम था और उनकी डेथ हो गई। नायसिन डिफिशिएंसी काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट? नायसिन किसको कहते हैं? विटामिन B3। उससे हमारे पास इसको आपने याद रखना है, इसके जो साइन और सिम्टम्स होते हैं वो 4 Ds होते हैं। 4 Ds क्या है? सबसे पहला है डर्माटाइटस, स्किन की इन्फ्लेमेशन, डर्माटाइटस ये काज करता है। दूसरा डी है डिमेंशिया, डिमेंशिया मीन्स क्या है? मेमोरी लॉस है। तीसरा है डायरिया, डायरिया ये काज करता है। और अगर इसको ट्रीट ना किया जाए टाइम पे और तो उसको कहते हैं डेथ। तो फिर क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका साइन और सिम्टम वो डिमेंशिया होता है। अब क्योंकि वो हमारे पास क्या है, वो फिर परमानेंट हमारे पास डैमेज काज कर सकता है ना, तो CNS डिफेक्ट्स काज करता है, डिमेंशिया काज करता है मेनली। एपिथेलियल डिफेक्ट्स भी काज कर सकता है जैसे डर्माटाइटिस, लेकिन मेनली CNS डिफेक्ट्स है। एट द एंड ऑफ मैराथन रेस अ पर्सन हैज़ क्या होगा? हाई ग्लूकोगॉन एंड लो इंसुलिन। अब एंड ऑफ मैराथन रेस में क्या होगा? पेशेंट में ग्लूकोज कम है, हाइपोग्लाइसीमिया है, तो उस वक्त क्या है? हाइपोग्लाइसीमिया में हमेशा ग्लूकोगॉन रिलीज होता है ताकि वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा के, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा के ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करे ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ख़त्म हो सके, और इंसुलिन उस वक्त कम होता है। मतलब कॉमन सेंस की थोड़ा सा इमेजिन करें, आपको समझ आएगी। डोपामिन काजेज अफेक्ट इन हाउ मच टाइम ऑफ गिवन इन IV फॉर्म? 9 मिनट के अंदर है।
स्टेडी रेट इसका स्टेट उसका 9 मिनट है, हाफ लाइफ 2 मिनट है। थायराइड हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये न्यूक्लियस में होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस है, ठीक है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अलावा जो स्टेरॉयड रिसेप्टर होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में क्या आता है, कार्टिसोल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में अल्डोस्टेरोन आता है, एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन्स हैं, विटामिन D3, ये सारे क्या है, ये सारे स्टेरॉइड्स हैं। विटामिन D3 भी कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है, स्टेरॉइड लाइक होता है। तो ये जो रिसेप्टर, इनके रिसेप्टर होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं। वजह क्या है, ये क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड है और स्टेरॉइड भी लिपिड है, इस वजह से इजीली क्रॉस करके सेल के अंदर इंटर हो सकते हैं। इस वजह से इनके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। जबकि जो प्रोटीन या अमीनो एसिड वाले हार्मोन्स होते हैं ज़्यादातर, उनके जो हमारे पास रिसेप्टर होते हैं वो सेल सरफेस के ऊपर होते हैं, बाहर होते हैं। और थायराइड हार्मोन का जो है उसका फिर क्या होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म में भी नहीं, न्यूक्लियस में। ये आपने याद रखना है, ये आ सकते हैं। अमीनोग्लोबुलिन विच क्रॉसेस प्लेसेंटा इज IgG, क्यों, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा होता है, इस वजह से इजीली क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को। रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स इन अबंडेंट, सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर फिंगर टिप्स पे होते हैं वो फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं। दूसरे नंबर पे मीजनर कार्पसल होते हैं। अब रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन फिंगर टिप्स, अब देखिए यहाँ पर मीजनर कार्पसल इन्होंने दिया हुआ है, ऊपर क्या था, फ्री नर्व एंडिंग, तो यहाँ पर फ्री नर्व एंडिंग का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से मीजनर कार्पसल लगाए। तो सबसे ज़्यादा फ्री नर्व एंडिंग, दूसरे नंबर पे मीजनर कार्पसल। अ मेल प्रेजेंटेड टू OPD विद 104 fevers for last 4 days and gives history of using anti-malarial. She has been passing cola colored urine for the last 1 day with the deranged LFTs and increased unconjugated bilirubin. अब increased unconjugated bilirubin किस चीज़ को शो कर रहा है, हीमोलाइसिस को, कि हीमोलाइसिस ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से बिलिरुबिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या है, इंक्रीज है। और साथ में क्या है, उसको कोला कलर यूरिन है। अब कोला कलर यूरिन का क्या मतलब, हीमाचूरिया हो रहा है, उसके यूरिन में क्या है, ब्लड जा रहा है। वो ब्लड क्यों जा रहा है, क्योंकि हीमोलाइसिस हो चुकी है, तो G6PD डिफिशियंसी है ये, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज डिफिशियंसी स्पेशली मेल में होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और जब भी ये पेशेंट जब भी ये पेशेंट एंटी मलेरियल ड्रग्स जब लेते हैं तो इनमें हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनके आरबीसीज पहले से वल्नरेबल होते हैं, तो उनमें कोला कलर यूरिन होता है, साथ में हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी हो सकता है। हम देखें G6PD डिफिशियंसी ड्यू टू सल्फार ड्रग्स, एंटी मलेरियल एंड फेवाबीन्स की वजह से हिमोलाइसिस काज होता है। अब पेशेंट हैज टिंगलिंग सेंसेशन, मीन्स क्या है, न्यूरोपैथी हो रही है, एंड हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील रेज्ड MCV मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो, उसके साथ क्या है, टिंगलिंग सेंसेशन या न्यूरोपैथी वाले साइन एंड सिम्टम्स हो, तो ये क्या है, B12 डिफिशियंसी को शो करता है, विटामिन B12 डिफिशियंसी। Fisherman present with complaint of weakness and early fatigue. He used to have only fish and rice in his diet. His baseline show HB इसका कम है, MCV इसका इंक्रीज है। फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। व्हाट कुड बी द मोस्ट लाइकली काज। अब जो फिश के अंदर एक टैप वार्म होता है जिसको कहते हैं डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम, वो क्या है, विटामिन B12 को यूटिलाइज करता रहता है। ये जब हम फिश ज़्यादा खाते हैं तो ये टेप वार्म अगर हमारे बॉडी में जाएगा, जब बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में जितना भी B12 हमारे पास इंटेस्टाइन में जा रहा होगा उस सबको ये खा रहा होगा, जिसकी वजह से क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो रहा है, HB भी कम हो रहा है और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो रहा है। तो फिशरमैन अगर आ जाए, फिशरमैन ने उसको एनीमिया है, साथ में इकाइमोसिस है, तो फिर हम कहेंगे विटामिन C डिफिशियंसी है उसमें। क्यों, क्योंकि इकाइमोसिस उसको बार बार हो रही है, उस वजह से उसके आरबीसीज लॉस हो रहे हैं, उसकी वजह से उसको एनीमिया हो रहा है। और इकाइमोसिस क्यों बार बार हो रही है, क्योंकि विटामिन C डिफिशियंसी है, ठीक है, जैसे स्कर्वी होता है ना। लेकिन फिशरमैन ने विद एनीमिया प्लस रेज्ड MCV अगर आ जाए तो B12 डिफिशियंसी है। क्यों, क्योंकि डाइफाइलोबोथ्रियम लेटम जो कि फिश के अंदर होता है, तो जब फिश खाएगा फिशरमैन तो ये पैरासाइट उसके अंदर एंटर होगा, उसके इंटेस्टाइन में B12 को यूटिलाइज करेगा, इसकी वजह से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट डेवलप डायरिया, डॉक्टर गेव हिम 5HT एंटागोनिस्ट विच ड्रग इज दिस। एलोसेट्रोन क्या है, ये सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। 5HT3 का मतलब क्या होता है, सेरोटोनिन। और ये फंक्शनल बॉल डिजीज़ का दूसरा लफ्ज़ में आप कह सकते हैं IBS, उसमें ये यूज़ होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ब्लीडिंग है फ्रॉम दी पोस्ट ड्यूडिनल अल्सर का जो पोस्टीरियर वाल है उसमें जो अल्सर था उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो कौन सा आर्टरी वो कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो वहाँ पर हमारे पास जो आर्टरी होती है गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। अर्ली एडोलेसेंस विद प्रोमिनेंट फोरहेड, एवर्टेड लुकिंग एयर्स है एंड लॉन्ग लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल है, इन लार्ज टेस्टीज हैं। तो ये डायग्नोसिस किसकी है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम में ये सारे सेंसर इन लार्ज टेस्टीज होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मैंडिबल होता है, एवर्टेड एयर्स होते हैं, प्रोमिनेंट फोरहेड होता है और अर्ली एडोलेसेंट होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर। लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर कौन सा होता है? मीलोब्लास्टोमा। ये रट्टे वाली चीज़ें ये आपने याद रखनी, ये वाले। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी टिपिकल फीचर क्या होता है? मायोसाइट डिसएरे होता है। डिसएरे का मतलब वो सेम अरेंजमेंट में नहीं होते जैसे होने चाहिए। तो ये देखें, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है? मायोसाइट डिसएरे। मायोसाइट मीन मसल सेल जो होते हैं मायोकार्डियम में। न्यूक्लियर इनलार्जमेंट भी होती है और बाई न्यूक्लिएशन भी होता है, ठीक है, डबल न्यूक्लियस होता है। और इसमें फाइब्रोसिस 3 टाइप का हो सकता है, इंटरस्टिशियल या प्लेक्सीफार्म रिप्लेसमेंट या स्कार फाइब्रोसिस या पेरीवेस्कुलर फाइब्रोसिस। विच आर द फॉलोइंग डिक्रीजेस स्टमक एसिड। सेक्रेटिन स्टमक एसिड को डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि जब भी फूड इंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो वहाँ से रिलीज होता है सेक्रेटिन, और वो सेक्रेटिन क्या करेगा? स्टमक एसिड को स्टॉप करेगा ताकि स्टमक एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर ना हो। क्योंकि अभी क्या है, पायलोरिक एंट्रम खुल चुका है, ठीक है, पायलोरिक जो स्फिंक्टर है वो ओपन हो चुका है। तो अगर एसिड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो स्मॉल इंटेस्टाइन को वो डैमेज कर सकता है। तो इस वजह से सेक्रेटिन वहाँ से रिलीज होता है, वो जाके क्या है स्टमक से एसिड प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा। मदर हैड अल्कोहल ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, बेबी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग। तो उसमें हमारे पास एक तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी हो सकता है और दूसरा क्या है? प्री मैच्योरिटी होती है। प्री मैच्योरिटी देखें, प्री मैच्योरिटी होती है। इसके अलावा विच आर द फॉलोइंग डिक्रीजेज ट्राइग्लिसराइड लेवल बाय डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द फैटी एसिड। फैटी एसिड के या ट्राइग्लिसराइड को कौन डिक्रीज करता था? फाइब्रेट्स। फाइब्रेट्स में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है, फंक्शन करता है, वो जेम फाइब्रोजिल है। दूसरे नंबर पे फिनो फाइब्रेट है, ठीक है। तो जेम फाइब्रोजिल मोर देन फिनो। अगर ये नहीं होगा ऑप्शन में जेम फाइब्रोजिल, फिर आपने फिनो फाइब्रेट। अच्छा, बात हो रही है ट्राइग्लिसराइड लेवल की, आप इनमें कन्फ्यूज ना हो जाएं। ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की बात नहीं हो रही, ट्राइग्लिसराइड की। कोलेस्ट्रॉल की अगर बात होगी तो उसमें स्टेटिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। डायबिटिक पेशेंट है सीकेडी विद लेग अल्सर्स, विच एंटीबायोटिक टू बी गिवन विदाउट डोज एडजस्टमेंट। अब सीकेडी है डायबिटिक पेशेंट को, और उसमें फिर हम रिस्क नहीं ले सकते, उसमें हम लोग क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। तो उसमें मरसा के लिए जिसका जो मरसा को कवर कर सकता हो, तो उसमें हम देंगे लाइनिजोलेट। और लाइनिजोलेट क्या है, रीनल सीकेडी में आप दे सकते हैं विदाउट डोज एडजस्टमेंट। लेकिन अगर मीरोपिनम देंगे वो डोज एडजस्टमेंट मांगेगा। अब देखें, विदाउट डोज एडजस्टमेंट इन सीकेडी हम दे सकते हैं लाइनिजोलेट, लेकिन विद डोज एडजस्टमेंट सीकेडी में हम देंगे कौन से? मीरोपिनम मोर देन इमिपिनम। ये सिंपल डोज एडजस्टमेंट विदाउट डोज एडजस्टमेंट ये आपको समझ आ रही होगी कि सीकेडी में अगर आप मीरोपिनम देना चाहते हैं एक पेशेंट में, और वेट के हिसाब से उसमें हमारे पास 1 ग्राम बन रहा है, ठीक है मीरोपिनम उसका जो डोज है लेकिन उसको सीकेडी है तो सीकेडी में उस 1 ग्राम को हम डिक्रीज़ कर देंगे जितना उसको किडनी की कंडीशन को देख के। लेकिन क्या है, लाइनिजोलेट में अगर 1 ग्राम नॉर्मल बंदे में बन रहा है, उसी वेट का बंदा है, तो सीकेडी वाले में भी वही 1 ग्राम हम देंगे, ठीक है, डोज एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। अ पेशेंट डाइड हैड मेट्रल स्टेनोसिस एंड सडनली डाइड आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड पल्मोनरी कंजेशन, व्हाट विल बी दी अल्वेलाई रिच इन। अब उसको मेट्रल स्टेनोसिस था और उसको पल्मोनरी एडिमा मतलब उसको प्रेजेंट था। तो पल्मोनरी एडिमा में क्या है, हार्ट फेल्वर सेल्स बन जाते हैं। पल्मोनरी कंजेशन या पल्मोनरी एडिमा में क्या होगा, ब्लड वेसल्स से लीक हो जाते हैं आरबीसीज, इस तरह से होता है ना। ये फॉर एग्जांपल पल्मोनरी कैपिलरीज है। अब माइट्रल स्टेनोसिस है तो उसकी वजह से जब आर्ट्रियम कंट्रैक्ट करता है तो सारा ब्लड हमारे पास आगे नहीं जाता, कुछ ब्लड बैक फ्लो करेगा तो पल्मोनरी कैपिलरीज में आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो यहाँ पर हमारे पास कंजेशन हो जाएगी, ब्लड एक्युमुलेट होना स्टार्ट होगा, तो वो ब्लड क्या लीक करेगा कैपिलरीज से। तो आरबीसीज जब यहाँ पर एक्युमुलेट होंगे आसपास, ठीक है, तो यहाँ पर मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो इनको इनगल्फ करेंगे। तो मैक्रोफेजेस जिन्होंने आरबीसीज को इनगल्फ किया होता है और आरबीसीज की ब्रेकडाउन उनके अंदर होती है, इस वजह से वो मैक्रोफेजेस जिनके अंदर हीमोसिड्रिन प्रेजेंट होता है। हीमोसिड्रिन का क्या मतलब, इन मैक्रोफेजेस ने आरबीसीज को खाया था और उसके अंदर जो आयरन वगैरह या हीमोग्लोबिन था वो हमारे पास हीमोसिड्रिन के फॉर्म में अभी एक्युमुलेट हो चुका है। इसको कहते हैं हार्ट फेल्वर सेल्स, क्योंकि ये सेल्स क्या है, हार्ट फेल्वर की वजह से हो रहे हैं ना, लेफ्ट हार्ट फेल्वर में भी बनते हैं। तो इसका आंसर है हार्ट फेल्वर सेल्स। एड्रिनल ग्लैंड, अब सिंपल मैक्रोफेजेस नहीं होंगे ना, वो वाले मैक्रोफेजेस होंगे जिन्होंने खाया हुआ होगा आरबीसीज को इनगल्फ करके, उनके आयरन को उन्होंने स्टोर किया होगा, तो ब्राउन दिख रहे होंगे, इस वजह से उनको कहते हैं हीमोसिड्रिन लोडेड मैक्रोफेजेस या हार्ट फेल्वर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन हार्ट फेल्वर और मेटल स्टेनोसिस है। एड्रिनल ग्लैंड रिलीज सिक्रेटेड विद द हेल्प ऑफ विच रिसेप्टर, तो नहीं सिक्रीशन, एड्रिनल ग्लैंड अपने सिक्रीशन जो रिलीज़ कर रहा है वो कौन सा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, तो एड्रिनल ग्लैंड मतलब अपनी सिक्रीशन रिलीज़ करेगा, तो वो है निकोटिनिक कोलिनर्जिक। अब निकोटिनिक कोलिनर्जिक क्या है, सिंपल सी बात है, मैंने कल आपको बताया था
कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है वो उनका एग्जाम आके एंड होता है किसमें, एड्रिनल ग्लैंड में, एड्रिनल मेडुला में फॉर एग्जांपल। अब एड्रिनल मेडुला में क्या है, सिर्फ समझो सेल बॉडीज प्रेजेंट है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के, लेकिन उनका एग्जाम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होगा, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जब भी अगले वाले रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, अगले वाला रिसेप्टर प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन के सामने हमेशा कौन सा रिसेप्टर होता है, निकोटिनिक रिसेप्टर होता है, चाहे सिंपैथेटिक चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो। दोनों के जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं। कोलिनर्जिक मीन्स एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का प्री गैंग्लियनिक फाइबर है। अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी प्री गैंग्लियनिक फाइबर होगा, दोनों क्या रिलीज करते हैं, एसिटाइल कोलिन रिलीज करते हैं। और दोनों के सामने हमारे पास जो रिसेप्टर होगा वो क्या होगा, चाहे निकोटिनिक रिसेप्टर होगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर में, क्योंकि आगे क्या होगा, आगे गैंग्लियन प्रेजेंट होगा। तो ये एड्रिनल मेडुला भी असल में क्या है, एक गैंग्लियन है, समझे। तो उस गैंग्लियन में जो हमारे पास हमेशा रिसेप्टर होते हैं निकोटिनिक होते हैं, और उसके ऊपर क्या है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से एसिटाइल कोलिन जो रिलीज हो रहा है वो आके एक्ट करेगा। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं निकोटिनिक कोलिनर्जिक। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर भी, एड्रिनल मेडुला में स्पेशली प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स आके एंड होते हैं। तो एड्रिनल मेडुला के सेल्स के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पर एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा प्री गैंग्लियनिक फाइबर से, और फिर क्या है, वो सेल्स एक्टिवेट होंगे, फिर वो रिलीज करेंगे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। अच्छा, उसके बाद फिर है पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रीट मूवमेंट ऑफ पेंटर कैरीड आउट बाय विच ट्रैक, कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक है, ठीक है। डिस्क्रीट मूवमेंट्स वो कैरी करता है। पेशेंट हैज़ एफेसिया एंड अपर आर्म वीकनेस है, थ्रोम्बस इन्वॉल्व्स विच आर्टरी, एमसीए, ठीक है। अपर आर्म वीकनेस हो या लेग की वीकनेस हो तो उसमें एमसीए होता है। अब पेशेंट विद टिप ऑफ टंग कार्सिनोमा फर्स्ट ड्रेनेज ऑफ लिम्फ नोड इज, अच्छा, सबमेंटल, टिप ऑफ टंग को जो है सबमेंटल लिम्फ नोड ड्रेन करता है। और एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग को सबमेंडिबुलर, पोस्टीरियर 1/3 को ओमोहयार्ड, टिप ऑफ टंग को सबमेंटल, ये आपने रटने हैं। सॉरी, पोस्टीरियर 1/3 को जगोलो ओमोहयार्ड। पेशेंट प्रेजेंट विद सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग है, पिटिकिया है, एंडोकाइमोसिस विद कोगुलेशन प्रोफाइल एंड सीबीसी नॉर्मल, मतलब प्लेटलेट्स में प्रॉब्लम नहीं है, ना ही क्लॉटिंग फैक्टर्स में प्रॉब्लम है, उसके बावजूद उसको क्या है, पिटिकिया और एकाइमोसिस हो रहे हैं। तो अब क्या वजह हो सकती है, तो इसमें ना बोन वेली ब्रांड है, ना हीमोफीलिया है, ना प्लेटलेट्स का मसला है, ना प्लेटलेट्स एडिशन का मसला है। तो मसला किस में है, वेसल्स के अंदर है, वेसल्स में इन्फ्लेमेशन है, वास्कुलाइटिस है इसका आंसर। अगर आरबीसी सीबीसी में मसला होता कि प्लेटलेट्स कम है तो इनमें से कुछ हो सकता था, प्लेटलेट्स एग्रीगेशन या एडिशन डिफेक्ट में। और अगर क्लॉटिंग प्रोफाइल में प्रॉब्लम होता तो हम कहते हैं हीमोफीलिया है, लेकिन उनमें से कुछ नहीं है तो वास्कुलाइटिस है। मैन हैज़ नॉन लिथल एमआई है, व्हाट हैपन्स टू हिम इन फ्यू मिनट्स है। अब मैन को एमआई हुआ है लेकिन नॉन लिथल है, ठीक है, मतलब इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन क्या एमआई के बाद क्या है, कॉम्प्लिकेशन कौन कौन से हो सकते हैं। पहले दिन में फर्स्ट 24 हार में एरिथमिया होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली। तो यहाँ पर इसने 4 हार दिया है, फिर 4 से 24 हार दिया है, तो इसको डायरेक्टली आप 24 हार कर देना। 0 to 24 हार तक पोस्ट एमआई क्या होते हैं, एरिथमिया मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, उसकी वजह से डेथ भी फिर हो सकती है। उसके बाद 1 से 3 डे तक क्या है, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस उसको कहते हैं। और उसके बाद इन्फ्लेमेशन होती है ना, इसमें फिब्रिन एक्यूमुलेट हो जाते हैं पेरिकार्डियम में। 4 to 7 डेज पोस्ट एमआई क्या होता है, कार्डिक टेम्पोनाड हो सकता है। उसकी वजह क्या है, वो वीक जो एमआई हुआ था वो वाले मसल्स क्या है, रप्चर कर सकते हैं, अगर वो रप्चर हो जाए तो टेम्पोनाड होगा। और मंथ पोस्ट एमआई क्या होता है, एनोरिज्म। एमआई के 1 मंथ या मंथ्स बाद क्या होता है, एनोरिज्म हो जाता है, ठीक है, डायलेशन हो जाती है, ठीक है, उस एरिया की, जिस एरिया में क्या हुआ था, एमआई हुआ तो वो वाला एरिया थोड़ा डायलेटेड, एबनॉर्मली डायलेट होगा हार्ट का। अ पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग प्री सेंट्रल गायरस लीजन अफेक्ट विल बी मोटर फंक्शन इम्पेयर्ड होंगे। प्री सेंट्रल गायरस में अगर लीजन होगा तो मोटर फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं। अगर पोस्ट सेंट्रल गायरस में प्रॉब्लम होगा तो सेंसरी फंक्शन इम्पेयर्ड। ये भी मैंने पहले आपको समझाया था कि यहाँ पर हमारे पास जो सेरिब्रम होता है उसमें एक होता है सेंट्रल सल्कस, इस तरह से खड्डा होता है, ठीक है, डीप खड्डा होता है। तो उस सेंट्रल सल्कस के आगे जो फोल्ड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं प्री सेंट्रल, मतलब सेंट्रल से पहले वाले गायरस, गायरस फोल्ड्स को कहते हैं। प्री सेंट्रल मीन्स सेंट्रल सल्कस से पहले वाले। अब ये जो प्री सेंट्रल गायरस है ये किसका पार्ट है, ये फ्रंटल लोब का पार्ट है। और फ्रंटल लोब के अंदर फ्रंटल कार्टेक्स होता है, मोटर कार्टेक्स होता है, मतलब मोटर सेंटर जो होता है वो यहीं पे होता है। और पोस्ट सेंट्रल गायरस का मतलब वो गायरस जो कि सेंट्रल सल्कस के पीछे है। और ये किसके पार्ट हैं, पैराइटल लोब के पार्ट हैं, और यहाँ पर सेंसरी कार्टेक्स होता है। इस वजह से इसमें सेंसरी पाथवेज होते हैं, सेंसेशन उसमें लॉस होंगे। तो देखें प्री सेंट्रल गायरस में प्रॉब्लम है तो मोटर इम्पेयर्ड होंगे, और सेंसरी जब पोस्ट सेंट्रल गायरस का लीजन होगा। अब 48 ईयर ओल्ड वुमेन है विद फीवर फॉर 3 days है, शी आल्सो कंप्लेन्स अबाउट यूरिनरी फ्रीक्वेंसी
सॉरी उसको फीवर 3 डेज से, साथ में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है और फ्लैंक पेन भी है, वाइट ब्लड सेल्स भी ज़्यादा हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या करेंगे, ब्लड और यूरिन कल्चर दोनों करेंगे। अगर सिर्फ फीवर होता ब्लड कल्चर करते, लेकिन फीवर है साथ में यूरिनरी सिम्टम्स हैं तो ब्लड प्लस यूरिन कल्चर। डिसीजन बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट वो किस पे डिपेंड करता है, क्रिएटिनिन क्लियरेंस। अगर क्रिएटिनिन क्लियरेंस उसकी हो रही है तो हम डायलिसिस करेंगे, अगर नहीं हो रही बिल्कुल भी तो फिर ट्रांसप्लांट करेंगे। रीनल प्लाज्मा फ्लो इज मेजर्ड बाय पैरा अमीनो हाइपोरिक एसिड। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करना है, एक जीएफआर को मेजर करना है, एक जीएफआर की एस्टिमेशन करना है। ये तीनों डिफरेंट है। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो को मेजर करने के लिए पैरा अमीनो हाइपोरिक एसिड है, और जीएफआर को थ्योरेटिकली अगर मेजर करना है वो इनोलिन यूज़ करते हैं। लेकिन क्या क्लिनिकली एस्टिमेशन के लिए या क्लिनिकली क्या यूज़ होता है, क्रिएटिनिन। इसके अलावा एंडोजेनियस सब्सटेंस टू मेजर जीएफआर। ये पूछ रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ है जो कि जीएफआर को मेजर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं वो क्रिएटिनिन है। तो इनोलिन हमारे बॉडी में नहीं होता, वो बाहर से हम, लेकिन वो क्या है, वो थ्योरी के लिए हम लोग यूज़, नॉर्मली क्लिनिकली अगर जीएफआर मेजर करना हो तो हम क्रिएटिनिन को देखते हैं। उसके बाद है रीनल प्लाज्मा फ्लो के लिए पीएएच है। एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट अकर्स इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है। बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट दोनों में होती है। विच आर द फॉलोइंग डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, एंटीथ्रोम्बिन 3, लेकिन थोड़ा सा रेयरली डिक्रीज होता है। नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज होता है वो प्रोटीन एस होता है। आप देखें यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है सारा, कौन कौन सी चीज़ें इंक्रीज होती हैं। फैक्टर 7, फैक्टर 8, 10 है, मोनोलिब्रोन है, फाइब्रिनोजन है, प्लाज्मिनोजन है, अल्फा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है। इस वजह से प्रेगनेंसी में ये सारे क्लाटिंग फैक्टर्स इंक्रीज हुए हैं, तो उसमें क्लाटिंग के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, क्लाटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्रेगनेंसी में। लेकिन जो सेम रहते हैं जो चीज़ें, वो फैक्टर 5 है, थ्रोम्बिन 2 है, प्रोटीन सी है, एंटी थ्रोम्बिन 3 ये भी हमारे पास। देखें एंटी थ्रोम्बिन क्या है, रेयरली वो कह रहा है डिक्रीज हो सकता है 15%। अब डिक्रीज में क्या है, प्रोटीन एस से 50% फॉल करता है। एंटी थ्रोम्बिन क्या है, वो हमारे पास फॉल कर सकता है लेकिन रेयरली, बट मोस्टली रिमेज अनचेंज्ड है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर हमारे पास प्रोटीन एस होता तो उसको हम ठीक करते हैं, लेकिन वो नहीं है तो एंटी थ्रोम्बिन 3 लगाया। मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर इन विच फेस ऑफ कार्डिक साइकिल है, तो इसमें हमारे पास रैपिड इजेक्शन फेस है। लेकिन अगर यहाँ पर रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस दिया होता तो वो लगाना था। ये कल भी मैंने आपको समझाया था, दोबारा भी समझा देता हूँ ये किस तरह से है। अब देखें एरोटिक प्रेशर, एरोटिक प्रेशर का ये मतलब है, ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट आर्टरियम है, ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब क्या है, यहाँ से क्या है, एरोटा निकल रहा है। वैसे तो यहाँ से ऊपर की तरफ होता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी यहाँ बना दिया है। अब क्या है, जब हमारे पास रैपिड इजेक्शन फेस का ये मतलब है कि ये जो एरोटिक वाल्व है, ये वाला वाल्व ये ओपन हो चुका है, तो ब्लड आ गया किस में, एरोटा में। अब एरोटा में तो आ गया, लेकिन थोड़ा ब्लड अभी भी कहाँ पर प्रेजेंट है, वेंट्रिकल में। तो रैपिड इजेक्शन फेस के बाद जो फेस होता है उसको कहते हैं रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस। अब रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में मजीद ब्लड आएगा एरोटा में, तो एरोटा में जितना ज़्यादा ब्लड होगा उतनी ज़्यादा क्या है, एरोटा की प्रेशर होगी। तो मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में। रैपिड इजेक्शन फेस में मैक्सिमम इस वजह से नहीं है क्योंकि अभी तक उसमें ब्लड कम है, मज़ीद ब्लड आना है। तो मज़ीद ब्लड कब आएगा, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में। तो मज़ीद ब्लड जब आएगा तो एरोटा में मैक्सिमम ब्लड होगा, इस वजह से उसमें प्रेशर भी मैक्सिमम होगी। लेकिन मिनिमम कब होता है, वो होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में। वो मैंने बताया था कि उसमें ये वाला एरोटिक वाल्व भी क्लोज है, ऊपर से वाल्व भी क्लोज है, तो कोई नया ब्लड आ नहीं रहा, ठीक है ना, यहाँ से नया ब्लड आ रहा है एरोटा में, तो एरोटा के अंदर ब्लड जा ही नहीं रहा, तो उसमें क्या है, एरोटा का जो प्रेशर होगा वो मिनिमम होगा आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन में। उसके बाद वेंट्रिकुलर प्रेशर्स मैंने कल बताए थे कि मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा, रैपिड इजेक्शन फेस में। अब देखें एरोटिक मैक्सिमम एरोटिक प्रेशर कब है, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस में, लेकिन मैक्सिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर किस में होता है, रैपिड इजेक्शन फेस में। रैपिड इजेक्शन मतलब मैक्सिमम वेंट्रिकल में प्रेशर है, इसी वजह से तो वो रैपिडली उससे ब्लड निकल रहा है, समझ आई। और उसके बाद मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर कब होगा, मिनिमम वेंट्रिकुलर प्रेशर तब होगा जब हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब रैपिड फिलिंग क्यों, रैपिड फिलिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि उसमें प्रेशर मिनिमम है। अगर प्रेशर कुछ होता तो रैपिड फिलिंग नहीं होती, फिर स्लो फिलिंग होती। तो अब वेंट्रिकल्स में क्या है, ब्लड पहले से बहुत कम है, इस वजह से प्रेशर बहुत कम है, इस वजह से आर्टरियम से बहुत तेज़ी से ब्लड आएगा वेंट्रिकल में, जिसको हम लोग रैपिड फिलिंग कह रहे हैं। तो उस दौरान वेंट्रिकल का प्रेशर मिनिमम है। मैक्सिमम कब है, रैपिड इजेक्शन फेस के दौरान। और एरोटा का मैक्सिमम कब होगा, रिड्यूस्ड इजेक्शन फेस के दौरान। और मिनिमम एरोटा में मिनिमम एरोटिक प्रेशर कब होगा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन के दौरान। इसके अलावा दो और चीज़ें भी मैंने आपको बताया था कि आती हैं, एक है मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग,
मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग कब होती है? फिलिंग भी इसी दौरान होती है, मैंने जब आपको बताया कि जिसमें रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग जो हो रही है उस दौरान प्रेशर तो मिनिमम है, लेकिन उस दौरान वेंट्रिकल की फिलिंग मैक्सिमम हो रही है। इसी वजह से तो मैक्सिमम फिलिंग हो रही है, क्योंकि उसमें प्रेशर पहले से बहुत कम है, तो मैक्सिमम फिलिंग हो सकती है आसानी से। और मिनिमम वेंट्रिकुलर, अच्छा मैक्सिमम वेंट्रिकुलर फिलिंग हो गई, उसके बाद एक और चीज़ आता है मैक्सिमम वेंट्रिकल्स फिल्ड। अगर ई दिया जाए ना तो इसमें आपने लगाना है आर्टेरियल सिस्टोल। तो ये आपने ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ये आते रहते हैं। अच्छा, ये पहले भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है, CVS वाले थ्योरी जब पढ़ा रहा था। अब इसके बाद है हमारे पास विच आर द फॉलोइंग सप्लाई सुप्रारीनल ग्लैंड है, वो है ग्रेटर थोरेसिक प्लांट नर्व सप्लाई करता है। स्लो वेव स्लीप इज करेक्टराइज्ड बाय टीथ ग्राइंडिंग, स्लो वेव में टीथ ग्राइंडिंग होती है। एपोप्टोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स उसमें बनते हैं। अ पेशेंट हु हैज सम इंटेस्टाइनल पार्ट अक्लूडेड विद सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, विच पार्ट इज नॉट अक्लूडेड, डिसेंडिंग कोलॉन जो है, क्योंकि वो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी को वो नहीं कर रहा होता, तो वो अक्लूड नहीं होगा। विच वन इज डिफ्यूजन लिमिटेड गैस है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑक्सीजन एम्फाइजिमा फाइब्रोसिस और एक्सरसाइज और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिफ्यूजन लिमिटेड होता है, और परफ्यूजन लिमिटेड क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। उसके बाद है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू डैमेज ऑफ मिडल मेनिंजियल आर्टरी, तो उसमें क्या होता है? ड्यूरा एंड कल्वेरिया का जो हमारे पास एक्यूमुलेशन, वहाँ पर ब्लड ड्यूरा एंड कल्वेरिया के दरमियान एक्यूमुलेट होगा, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, जिसमें ड्यूरामीटर और स्कल, कल्वेरिया का मतलब स्कल, उसके दरमियान ब्लड एक्यूमुलेट होता है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी टेम्पोरल बोन जो है, स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में हमारे पास प्रेजेंट होता है, वहाँ पर अगर ब्लो होगा तो ये हमारे पास क्या है? डैमेज होगा, और एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमाटोमा काज करेगा, जिसमें ड्यूरामीटर और कल्वेरिया के दरमियान ब्लड एक्यूमुलेट होता है, और इसमें ल्यूसिड इंटरवल भी प्रेजेंट होता है, और इसमें जो शेप होता है सिटी स्कैन के ऊपर हिमाटोमा का, वो होता है बाई कन्वेक्स, और ये सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ तक आज के लिए काफ़ी है, लेक्चर बहुत लेंथी हो गई, अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।